फ्राइडे नाइट और तड़का ऐप ट्रेंडिंग है। ट्विटर पे एक हैशटैग ब्लास्ट हो रहा है और वो है तड़का डाउन। आपकी ऐप क्रैश हो गई और वो भी तब जब लोड बैलेंसर एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। और यहां प्रॉब्लम ट्रैफिक की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमने एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर के बीच का फर्क नहीं समझा। अगर आप एक डेवलपर हैं जो आर्किटेक्ट बनना चाहता है या सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज क्लियर करना चाहता है तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के एंड तक आपको सही डिसीजन लेना आएगा, इंटरव्यूज के लिए एक सॉलिड आंसर मिल जाएगा और ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि लोड बैलेंसर कब यूज करना है, एपीआई गेटवे कब यूज करना है और दोनों साथ में क्यों काम करते हैं। और हाँ, ये सब हम समझेंगे उसी तड़का ऐप के एग्जाम्पल से जिसे हमने एक यूजर से 1 मिलियन यूजर तक स्केल किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस फ्राइडे नाइट आखिर हुआ क्या था? हमें तो लगा था कि आर्किटेक्चर एकदम परफेक्ट है क्योंकि हमने मल्टीपल सर्वर्स ऐड कर दिए थे, डेटाबेस ऑप्टिमाइज किया था और लोड बैलेंसर भी लगाया था। लेकिन जैसे जैसे तड़का ऐप ग्रो हुई, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता गया। अब सिर्फ वेबसाइट और मोबाइल ऐप नहीं था, रेस्टोरेंट डैशबोर्ड्स थे, पार्टनर एपीआईज लाइव थी, डिलीवरी एग्रीगेटर्स थे और पब्लिक एपीआईज एक्सपोज हो चुकी थी। और क्रैश वाली रात पूरी टीम पैनिक में थी, सीपीयू स्पाइक हो रहा था, डेटाबेस ओवरलोडेड था। तो सबको लगा भाई ये स्केलिंग प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब लॉग्स देखे तो एक शॉकिंग चीज सामने आई, लोड बैलेंसर परफेक्टली काम कर रहा था। प्रॉब्लम यह थी कि वो परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था 50,000 बॉट रिक्वेस्ट पर सेकेंड अक्रॉस ऑल सर्वर्स। और वही मोमेंट होता है जब पहली बार माइंडसेट शिफ्ट होता है, क्योंकि आर्किटेक्चर सिर्फ कैपेसिटी का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का भी गेम है। क्वेश्चन कभी ये नहीं होता कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, रियल क्वेश्चन ये होता है कि ट्रैफिक को समझे कैसे। और बस यही डिफरेंस है एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर में। तो उस फ्राइडे नाइट आखिर लोड बैलेंसर फेल क्यों हुआ? सच कहूं तो वो फेल नहीं हुआ था, वो अपना काम परफेक्टली कर रहा था, बस हम उससे गलत उम्मीद लगाए बैठे थे। देखो, जब तड़का पे ट्रैफिक ग्रो हुआ तो हमने मल्टीपल सर्वर्स ऐड कर दिए थे और इन सर्वर्स के बीच का लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोड बैलेंसर लगा दिया। इसको ऐसे सोचो, तड़का का एक जायंट किचन है जहां 10 शेफ्स काम कर रहे हैं। अगर सारा ऑर्डर एक ही शेफ को दे दिया तो किचन कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए एंट्रेंस पे हमने एक फ्लोर मैनेजर को खड़ा कर दिया। ये मैनेजर कंटिन्यूअसली देखता है कि कौन सा शेफ फ्री है और कौन सा ओवरलोडेड है और उसके बेस पे वो शेफ को ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बस यही फ्लोर मैनेजर आपका लोड बैलेंसर है। लेकिन यहां एक कैच है और इसे ध्यान से सुनना। अगर उस फ्लोर मैनेजर के पास आके कोई बोलेगा भाई मुझे 50,000 समोसे चाहिए, तो क्या मैनेजर उसे रोकेगा? क्या वो पूछेगा कि भाई तू रियल कस्टमर है या कोई बॉट है जो प्रैंक कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लोर मैनेजर को ऑर्डर लेने और बांटने की ट्रेनिंग मिली है। वो चुपचाप से वो 50,000 समोसे के ऑर्डर ले लेगा और शेफ्स को बांट देगा। तो इसका रिजल्ट किचन क्रैश। और यही लोड बैलेंसर की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। लोड बैलेंसर बिजनेस इंटेंट नहीं समझता, उसको नहीं पता कि रियल कस्टमर क्या होता है और बॉट क्या होता है। उसको सिर्फ ट्रैफिक मूव करना है, उसका काम सिक्योरिटी नहीं सिर्फ डिलीवरी है। हालांकि यहां एक छोटा सा कैच है, आजकल के मॉडर्न लेयर 7 लोड बैलेंसर्स जैसे AWS ALB काफी स्मार्ट हो गए हैं। वो बेसिक पाथ बेस्ड राउटिंग और थोड़ी बहुत फिल्टरिंग हैंडल कर लेते हैं। इसीलिए रियल वर्ल्ड में इन दोनों की बाउंड्रीज थोड़ी ब्लर हो जाती हैं। लेकिन कोर डिजाइन प्रिंसिपल आज भी एकदम क्लियर है। लोड बैलेंसर का मेन काम ट्रैफिक को एफिशिएंटली मूव करना है और एपीआई गेटवे का मेन काम है ट्रैफिक को गवर्न करना। और सच बताऊं तो मैंने काफी डेवलपर्स को यही मिस्टेक करते देखा है। अगर ट्रैफिक आ गया तो वो तुरंत बोलेंगे एक और सर्वर ऐड कर दो और बीच में लोड बैलेंसर लगा दो। लेकिन एक आर्किटेक्ट का पहला सवाल अलग होता है। आर्किटेक्ट कैपेसिटी बढ़ाने से पहले पूछता है ये जो इतना ट्रैफिक आ रहा है क्या हम इस पे ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं। और जब बात ट्रस्ट की आती है तो वहां एंट्री होती है एपीआई गेटवे की। यहां आर्किटेक्ट सिस्टम में एक नई लेयर ऐड करता है
और प्रोडक्शन में इतने साल काम करते हुए मुझे एपीआई की सबसे पावरफुल चीज यही लगती है कि ये लोड बैलेंसर की तरह आंख बंद करके ट्रैफिक को सिर्फ राउट नहीं करता, ये ट्रैफिक को समझता है, उस पे रूल्स लगाता है और उसको गवर्न करता है। अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूं तो एपीआई गेटवे असल में रिवर्स प्रॉक्सी का स्मार्टर वर्जन है। रिवर्स प्रॉक्सी बैकएंड के सामने सिर्फ एक फ्रंट डोर बनाता है, लेकिन गेटवे उस फ्रंट डोर पर एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड और एक स्मार्ट मैनेजर बिठा देता है। ठीक है, इसे अब अपनी तड़का ऐप में अप्लाई करके देखते हैं। तड़का ग्रो हो रही है और अब हमारे पास 50 माइक्रो सर्विसेज हैं। हर सर्विस की अपनी अलग आईपी है, अपना अलग पोर्ट है और अपना अलग ऑथ लॉजिक है। अब अगर मोबाइल ऐप, डिलीवरी पार्टनर्स या कोई रैंडम बॉट डायरेक्टली आके इन 50 माइक्रो सर्विसेज को हिट करने लगे तो सिस्टम ऑपरेशनली एक डिजास्टर बन जाएगा। तो यहां अब एक आर्किटेक्ट क्या करता है, वो बाहर वालों के लिए सारे इंटरनल डोर्स बंद कर देता है और उन सब के लिए एक सिंगल फ्रंट डोर क्रिएट करता है, जैसे api.tadka.in या .com। अब किसी को भी अगर तड़का के बैकएंड से बात करना है तो उनको इसी फ्रंट डोर से आना पड़ेगा। और प्रोडक्शन सिस्टम में इस फ्रंट डोर के दो बहुत बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा है ऑब्जर्वेबिलिटी। जब आपका सारा ट्रैफिक एक ही कंट्रोल्ड फ्रंट डोर से गुजरेगा तो आपको एक सेंट्रल डैशबोर्ड मिल जाता है। आप वहीं से देख सकते हो कौन सी एपीआई स्लो चल रही है, कहां रिक्वेस्ट फेल हो रही हैं और किस राउट पे अचानक अनयूजुअल ट्रैफिक आ रहा है। और दूसरा फायदा है वर्जनिंग। कल को अगर आप ऑर्डर्स का V2 एपीआई पब्लिश करते हो तो गेटवे के पास ये पावर होती है कि वो पुराने क्लाइंट्स को चुपचाप से V1 पे भेजता रहे और नए क्लाइंट्स को V2 में भेज दे। यानी आप बिना किसी रिस्की माइग्रेशन के अपने सिस्टम को आराम से अपग्रेड भी कर सकते हो। लेकिन इस फ्रंट डोर का सबसे बड़ा काम ऑब्जर्वेबिलिटी और वर्जनिंग नहीं है, इसका सबसे बड़ा काम है सिक्योरिटी। अब अपने उस किचन वाले एग्जांपल पे वापस चलते हैं। सोचो एंट्रेंस में सिर्फ एक फ्लोर मैनेजर नहीं, उसके साथ साथ एक स्ट्रिक्ट रिसेप्शनिस्ट भी है। अब कोई किचन में डायरेक्टली नहीं जा सकता। सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी और यही ऑथेंटिकेशन है, मतलब आप हो कौन। आपका JWT टोकन या एपीआई की गेटवे ही चेक कर लेता है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 50 माइक्रो सर्विसेज अगर अलग अलग ऑथ लॉजिक लिखेंगे तो कोड में बग आने का चांस और मेंटेनेंस नाइटमेयर दोनों बढ़ जाएगा। इसे गेटवे पे सेंट्रलाइज करना बेस्ट अप्रोच है। आइडेंटिटी वेरीफाई होने के बाद आता है ऑथराइजेशन, यानी आप कर क्या सकते हो। जैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, एडमिन एनालिटिक्स देख सकता है और सिर्फ डिलीवरी पार्टनर बल्क एपीआईज यूज कर सकते हैं। ये रूल्स भी गेटवे एनफोर्स कर सकता है। और ऑथ के बाद आती है एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वही फ्राइडे नाइट वाला अटैक, 50,000 स्पैम रिक्वेस्ट पर सेकेंड। इसे रोकने के लिए होता है रेट लिमिटिंग। और एंटरप्राइज एप्लीकेशन में रेट लिमिटिंग सिर्फ नाइस टू हैव फीचर नहीं होता, ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है। तो आर्किटेक्ट ने गेटवे पे रूल्स डिफाइन कर दिए। एनोनिमस यूजर्स के लिए 20 रिक्वेस्ट पर मिनट, लॉग इन यूजर के लिए 200 रिक्वेस्ट पर मिनट और प्रीमियम पार्टनर्स के लिए 5000 रिक्वेस्ट पर मिनट। और ये नंबर्स रैंडम नहीं होते, जिसपे ट्रस्ट कम हो उसकी लिमिट कम रखो। पार्टनर्स के साथ बिलिंग और एसएलए होता है, इसीलिए उनकी लिमिट ज्यादा होती है। और फ्राइडे नाइट पे यही एक लेयर मिसिंग थी। अगर उस टाइम रेट लिमिटिंग होती तो एब्यूजिव ट्रैफिक का बड़ा चंक गेटवे पे ही ड्रॉप हो जाता और बैकएंड सर्वर्स तक सिर्फ मैनेजेबल ट्रैफिक पहुंचता। लेकिन यहां एक प्रो टिप याद रखो, रेट लिमिटिंग ब्रूट फोर्स एब्यूज को तो रोक लेती है, लेकिन डीप सोफिस्टिकेटेड बॉट अटैक्स या पेलोड इंस्पेक्शन के लिए हमें वैफ यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जैसी डेडिकेटेड एज लेयर लगानी पड़ती है। इस पे हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी और ट्रैफिक के अलावा एक और क्रिटिकल ट्रेड ऑफ है और वो है SSL। HTTPS एन्क्रिप्शन फ्री नहीं होती। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, रोटेशन, एक्सपायरी ये सब भी हैंडल करना पड़ता है। अगर हमारी 50 माइक्रो सर्विसेज इंडिविजुअली ये सब अलग अलग करने लग जाएं तो अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए सेंसिबल टीम्स SSL को एज लोड बैलेंसर या API गेटवे पे ही टर्मिनेट कर देती हैं। और इसकी एग्जैक्ट चॉइस
आपकी सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन पे डिपेंड करती है। तो इन सब चीजों को अगर मिलाकर देखें तो एपीआई गेटवे की सबसे पावरफुल चीजें क्या बनी? सिंगल एंट्री पॉइंट, सेंट्रलाइज्ड ऑथ, रेट लिमिटिंग, राउटिंग और बेटर ऑब्जर्वेबिलिटी। तो फाइनली अब ये आर्किटेक्चरल फ्लो ध्यान से देखो। तड़का ऐप प्रोडक्शन में अब दिखती कैसे है? यहां हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम क्लियर हैं। एज प्रोटेक्शन मैलिशियस ट्रैफिक और डीडॉस अटैक का शील्ड बन जाता है। एज लोड बैलेंसर हाई अवेलेबिलिटी, रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एसएसएल हैंडलिंग करता है। एपीआई गेटवे ऑथेंटिकेशन, राउटिंग, रेट लिमिटिंग और पॉलिसीज एनफोर्स करता है। इंटरनल लोड बैलेंसर्स इंटरनल माइक्रो सर्विसेज को स्केल करने में हेल्प करता है। और लार्ज सिस्टम्स एग्जैक्टली इसी थिंकिंग पे चलते हैं। एक रियल आर्किटेक्ट ये नहीं पूछता कि गेटवे लगाऊं या लोड बैलेंसर, वो एक्चुअली ये पूछता है कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां बिलोंग करती है। और जिस दिन आपको इन लेयर्स का डिफरेंस समझ आ जाएगा, उस दिन आपके इंटरव्यू आंसर्स ऑटोमेटिकली ऑर्डिनरी से आर्किटेक्ट लेवल हो जाएंगे। लेकिन देखो, इंटरव्यू क्रैक करना एक अलग बात है और मंडे मॉर्निंग आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में ये डिसाइड करना अलग ही चीज होती है। तो अगर आपको सच में अपनी आर्किटेक्चर टीम के साथ बैठ करके ये डिसाइड करना पड़े तो आप क्या करोगे? मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक मेंटल मॉडल बनाया है, चलो समझते हैं। पहला केस है ओवर इंजीनियरिंग अवॉइड करो। अगर आपका सिस्टम मोस्टली इंटरनल ट्रैफिक हैंडल कर रहा है या आपका स्टार्टअप अर्ली फेज में है जहां आपके पब्लिक एपीआईज नहीं हैं, तो वहां लोड बैलेंसर सफिशिएंट होता है। हर जगह जबरदस्ती गेटवे लगाना बेवकूफी और ओवर इंजीनियरिंग दोनों हो सकता है। दूसरा केस, गेटवे कब मैंडेटरी बन जाता है? जिस दिन आपने पब्लिक एपीआईज, पार्टनर इंटीग्रेशंस या मल्टीपल क्लाइंट्स को डायरेक्टली सर्व करना स्टार्ट कर दिया। उस पॉइंट पे आपके लिए एपीआई गेटवे ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाता है, वरना ऑथ और रेट लिमिटिंग का लॉजिक हर जगह डुप्लीकेट होगा और वो आपका मेंटेनेंस नाइटमेयर बन जाएगा। तीसरा केस, गेटवे का बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। जब इंटरनल माइक्रो सर्विसेज आपस में बात कर रही हैं, वहां हर सर्विस टू सर्विस कॉल को गेटवे के थ्रू घुमाने का कोई मतलब नहीं। वो फालतू में लेटेंसी और मेंटेनेंस ओवरहेड ऐड करेगा। ऐसे इंटरनल ट्रैफिक के लिए हम एपीआई गेटवे नहीं, सर्विस मेश टूल्स जैसे istio और लिंकर्ड यूज करते हैं। इनको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। और चौथा केस, दोनों का पावरफुल कॉम्बिनेशन। अगर आप मल्टी टेनेंट सास या एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां सिक्योरिटी और स्केल दोनों मैंडेटरी हैं, तो लोड बैलेंसर और एपीआई गेटवे दोनों लेयर बन के काम करते हैं। एक अवेलेबिलिटी और स्केल बढ़ाता है तो दूसरा गवर्नेंस और कंट्रोल। अब इन सब के बीच एक आखिरी ट्रेड ऑफ जो YouTube के ट्यूटोरियल्स में आपको मोस्टली नहीं मिलते। एपीआई गेटवे पावरफुल तो बहुत है, लेकिन अगर इसको सही से डिजाइन ना किया तो ये आपके सिस्टम का सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाएगा। गेटवे डाउन तो पूरी ऐप डाउन। इसीलिए प्रोडक्शन में हमेशा इसे क्लस्टर्ड और रिडंडेंट रखा जाता है। साथ ही AWS या Azure वाले मैनेज्ड गेटवेज इनिशियल में तो बहुत फास्ट लगते हैं, लेकिन स्केल आने पे इनका बिल भी हैवी हो सकता है। तभी एक्सपीरियंस टीम्स स्केल आने पे कॉन्ग या Nginx जैसे सेल्फ होस्टेड ऑप्शंस पे शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि कॉस्ट और कस्टम पॉलिसीज दोनों पे फुल कंट्रोल हो। एक एवरेज डेवलपर की सोच होती है ट्रैफिक आया तो गेटवे और लोड बैलेंसर लगा दो, लेकिन एक आर्किटेक्ट सोचता है कौन सा गेटवे यूज करना है, कैसे डिप्लॉय करना है और उसे कब स्विच करना है। तो आज के बाद मीटिंग में या सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में अगर आपसे कोई सवाल करे लोड बैलेंसर यूज करोगे या एपीआई गेटवे, तो आप वो इंसान बनना जो फर्मली ये बोल सके आपका सवाल ही गलत है, क्योंकि रियल सिस्टम्स में दोनों साथ में काम करते हैं। बस किस लेयर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये आपको समझ में आना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज हमने तड़का का फ्रंट एंड डोर तो सिक्योर कर लिया, लेकिन बैक एंड में अभी भी एक बड़ा डिसीजन बाकी है, डेटाबेस। तड़का में इतना स्केल आ रहा है, 50 माइक्रो सर्विसेज बन रही हैं, तो इनके लिए सही डेटाबेस चॉइस कैसे करें? सीक्वल यूज करें या नो सीक्वल, या दोनों का कॉम्बिनेशन, या कुछ और? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डेटाबेस आर्किटेक्चर पे एक फुल डीप डाइव बनाऊं, तो कमेंट में लिखिए पेपर टू प्रोडक्शन।
अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो नेक्स्ट वीडियो एग्जैक्टली इसी टॉपिक पे होगी, नहीं तो हम कुछ और डिस्कस करेंगे। और हाँ, जाते जाते क्विक अपडेट। पिछले वीडियो में मैंने सिस्टम डिजाइन के एक कोर्स का आइडिया ड्रॉप किया था और ऑनेस्टली काफी लोगों ने वो वेटलिस्ट ज्वाइन कर ली है। और ये रिस्पॉन्स देके मुझे जेन्युइनली लग रहा है कम्युनिटी को एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जरूरत है। तो अगर आप भी जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और आपने वेटलिस्ट ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही सॉलिड रिस्पॉन्स मिलता रहा तो वो कोर्स मैं जल्दी लॉन्च करूंगा। और दूसरा अपडेट, अगर आप टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने इस कम्युनिटी के लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ भी बनाया है और ये अभी के लिए बिल्कुल फ्री है। आप इसका एक्सेस रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इस पे फीडबैक दे सकते हैं। ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है और इसमें आगे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो अपना फीडबैक जरूर देना। और अगर आपको अपने करियर के लिए पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, चाहे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बनने का रोड मैप हो या सर्विस से प्रोडक्ट कंपनी में स्विच का हो, तो आप टॉपमेट में डायरेक्ट सेशन बुक कर सकते हैं। ये सब कुछ वेटलिस्ट, फ्री स्ट्रक्चर्ड लर्निंग और टॉपमेट का लिंक सब desiarchitect.com पे अवेलेबल है और वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फिर से याद दिला दूं, अगर आपको डेटाबेस पे डीप डाइव चाहिए तो कमेंट्स में लिखो पेपर टू प्रोडक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।